So, welcome everyone to session 5 units and dimensions. तो I hope everyone is online. सारे बच्चे ऑनलाइन आ चुके हैं कि कोई अभी बाकी है? जो ऑनलाइन है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हरे कृष्णा. ओके, तो अभी तक हमने we have seen physical quantities, fundamental physical quantities, derived physical quantities. We have seen units, SI units, CGS units, other MKS, FPS systems, and we also have seen dimensional formulas, and we have seen the uses of dimensional formulas. Total 3 uses are there, out of which we have covered 2 uses. और सेकेंड वाला हम एक और बार रिवाइज करेंगे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. आई होप सब लोग को क्लियर है. अभी तक का सबके सब फॉलो कर रहे हैं मेरे साथ कि कोई पीछे छूट गए? अगर पीछे छूट गए तो डेफिनेटली यू शुड गो बैक टू द वीडियोस, वॉच देम एंड रिवाइज दोज कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस द क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट बुक्स. कोई भी बुक उठा सकते हैं आप, फिज़िक्स की दुनिया में कोई भी बुक उठाइए और ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आप अभी कर सकते हैं, क्योंकि यू आर नाउ फुल नॉलेज. आपके पास पूरा नॉलेज है. HC वर्मा हो या BM शर्मा या PK शर्मा या RD शर्मा, कुछ भी किताब उठाइए, आप उसके क्वेश्चंस ज़रूर कर सकते हैं. तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस, तो आज हम देखेंगे. आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे RD शर्मा कहाँ से आ गया, ऐसे ही राइमिंग वर्ड था तो मैंने यूज़ कर लिया. तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस अभी आज हम देखेंगे. यूजेस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूलास. पहला वाला यूज हम कल डिस्कस कर चुके हैं अच्छे तरह से, तो आज हम देखेंगे दूसरा वाला यूज. सेकेंड यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला वाज कन्वर्जन फैक्टर. वो x निकालना है, x कल जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. और तीसरा यूज है डिड्यूसिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज. दिस इज द थर्ड यूज. तो आज हम ये 2 यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके क्वेश्चंस करेंगे. अगर ये फिनिश हो जाता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर फिनिश हो जाता है, तो आज हम एक और चीज़ सीखेंगे, दैट इज साइंटिफिक नोटेशन एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. पूरी तरह से कोशिश करेंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन मुझे तो लगता है हम इधर ही अटक जाएंगे, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस हैं करने को इस टॉपिक के ऊपर. तो चालू करते हैं विद द फर्स्ट वन. तो कन्वर्जन फैक्टर. यस परिमल, विल स्टार्ट विद कन्वर्जन फैक्टर. तो कन्वर्जन फैक्टर कल जैसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था, अगर SI यूनिट दिया गया है और आपको पूछा जा रहा है कि इसको CGS यूनिट में कन्वर्ट करो, या CGS यूनिट दिया गया है और आपको बोल रहे हैं इसको FPS यूनिट में कन्वर्ट करो, या CGS यूनिट को SI यूनिट में कन्वर्ट करो, या MKS यूनिट में कन्वर्ट करो, तो ये जो कन्वर्जन करना होता है एक मेट्रिक सिस्टम से दूसरे मेट्रिक सिस्टम में, जब आपको लाना होता है वैल्यू को, तब आपको एक कन्वर्जन फैक्टर लगता है. जैसे मैं कल आप लोग को एग्जाम्पल दे रहा था. अब हम लोग को ये चीज़ बचपन से पता है, अगर मीटर पर सेकंड में कोई स्पीड दिया जाता है और उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता है, तो हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? व्हाट वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ? व्हाट इज द फैक्टर विथ विच वी हैव टू मल्टीप्लाई द वैल्यू? यस, वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 5. नो. 5/18? नो. I'm asking, if the value is given, say 10 meter per second is equal to how many kilometer per hour?
and 5 kilometer per hour is equal to how many meter per second? So say this is x and this is y. So my question is, what is x and what is y? x क्या है, y क्या है in the two things? Yes. See, you have to convert meter to kilometer, so you have to divide by 1000. You have to convert second to hour, so you have to multiply by 3600. You have to multiply by 3600. So x is 3600 upon 1000, 0, 0, 5, 18. That is 18 by 5. And here it is exactly opposite. तो अगर आपको एक कन्वर्जन फैक्टर पता है तो दूसरा एग्जैक्टली उसका रेसिप्रोकल होता है, फिर से कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है। कल भी जब हम निकाल रहे थे, 1 न्यूटन 10 पावर 5 डाइन्स होते हैं। अब वापस ये नहीं निकालना है हमको कि 1 डाइन इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन्स। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा तो आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर? यस, एनीवन? What will be the answer of the second question? पहला आंसर है 10 पावर 5, तो 1 डाइन इज इक्वल टू हाउ मच? यस, 1 लाख। अगर 1 न्यूटन में 1 लाख डाइन्स है तो क्या 1 डाइन में भी 1 लाख न्यूटन होंगे? यस, इट विल बी 10 पावर माइनस 5, 10 पावर माइनस 5, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होगा। इट विल हैव अ रेसिप्रोकल ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, एक हाथी में कितने चींटी समा सकते हैं? से 1 करोड़ चींटी समा सकते हैं। और एक चींटी में कितना हाथी समा सकते हैं? आप क्या 1 करोड़ हाथी को समा दोगे चींटी में? नहीं, इट विल बी 1/1 करोड़ डिवाइड होगा। यानी एक चींटी में हाथी का एक छोटा सा टुकड़ा बस घुस सकता है। वो कितना है? 1/1 करोड़। उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ते हैं। तो ये है कन्वर्जन फैक्टर। अभी कन्वर्जन फैक्टर ऐसे छोटी मोटी चीज़ों का निकालना आसान है। जैसे मैं कल बता रहा था, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? 1000 मीटर। बच्चा बोल देता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर। बचपन से सुनते आ रहे हैं। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर है? 1000 मिलीमीटर, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर और हर सेंटीमीटर में 10-10 मिलीमीटर, तो 100 इंटू 10 100 इंटू 10 1000। ये भी सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर मैं आपको पूछूंगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन्स, उसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। आपको पता है, सबसे पहले आपको इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला जानना है। डायमेंशनल फॉर्मूला आपको सबसे पहले जानना है उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का हम अगर कन्वर्जन फैक्टर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला जानना है। तो आज मैं आपको चालू करता हूं एक और क्वेश्चन के साथ। कल हमने फोर्स का देखा, m1 l1 t-2 यूज करके हमने कैसे 1 लाख x इक्वल टू 10 पावर 5 डेराइव किया। तो आज हम देखेंगे वर्क के बारे में या एनर्जी के बारे में। आप सबको पता है वर्क, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क और एनर्जी इज m1 l2 t-2, करेक्ट? m1 L2 T-2। तो अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करके हमें वर्क के लिए कन्वर्जन फैक्टर निकालना है फ्रॉम SI सिस्टम टू CGS सिस्टम। तो द यूनिट ऑफ वर्क इन SI सिस्टम एंड दैट इन CGS सिस्टम। SI सिस्टम में वर्क का यूनिट है जूल्स। देखिए, ये चीज आपको याद होगा, मैंने बताया था जब हम पूरा नाम लिखते हैं तो बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं देना है, जे को कैपिटल नहीं लिखना है। लेकिन जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो पूरा रेस्पेक्ट देना है, जे को कैपिटल लिखना है। और CGS सिस्टम में वर्क का यूनिट है अर्ग्स, जूल्स, अर्ग्स। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग्स, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कन्वर्जन फैक्टर। दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर। तो आपको कन्वर्जन फैक्टर अभी कैलकुलेट करना है। सपोज आई आस्क यू कन्वर्जन फैक्टर कैलकुलेट करो, तो कैसे कैलकुलेट करें? जैसे मैं कल आपको समझा रहा था, यू हैव टू टेक, ये SI सिस्टम है और ये CGS सिस्टम है। आपको पहले ब्रैकेट्स लगाना है, जैसे मैं कल बताया था, आपको याद होगा।
सो SI सिस्टम के साथ चालू करते हैं। M1L2T-2 इज इक्वल टू x इंटू M1L2T-2। ओके, M1L2T-2 इज इक्वल टू x इंटू M1L2T-2। और CGS और FPS सॉरी, लगता है मुझे भी कोरोना हो गया। तो CGS और SI सिस्टम में इंडिविजुअल मास लेंथ टाइम और मास लेंथ टाइम के यूनिट्स क्या है? SI सिस्टम में मास का यूनिट है 1 kg, लेंथ का यूनिट है 1 मीटर, टाइम का यूनिट है 1 सेकेंड। जबकि CGS सिस्टम में मास का यूनिट है 1 ग्राम, लेंथ का यूनिट है 1 सेंटीमीटर और टाइम का यूनिट है 1 सेकेंड। सो 1 kg 1 ग्राम, आपको या तो kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है, नहीं तो ग्राम को kg में कन्वर्ट करना है। कल मैं kg को ग्राम में कन्वर्ट किया था, वो आसान पड़ता है। तो 1 kg को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम, आप जानते ही होंगे। और 1 मीटर को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। पावर 2 देख रहे हैं, पावर 2 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड ही होता है, इक्वल टू x इंटू 1 ग्राम पावर 1, 1 सेंटीमीटर पावर 2, 1 सेकेंड पावर -2। इसमें कुछ काटा पीटी हो जाए, देखिए ग्राम और ग्राम कट गया, ग्राम पावर 1 ग्राम पावर 1, सेंटीमीटर पावर 2 सेंटीमीटर 2, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड, सारे यूनिट्स कट गए हैं, यानी x इज अ प्योर नंबर। x का कोई भी, x के लिए कोई भी यूनिट नहीं है, x इज अ प्योर नंबर। सो x इज इक्वल टू व्हाट? 1000 पावर 1, 100 पावर 2, दैट इज इक्वल टू x। 1 पावर -2, 1 पावर -2 is 1. So x is equal to 1000 into 10,000, which makes it x equal to 10 power 7. Important है, तो x का वैल्यू हमें आता है 10 पावर 7। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं 1 अर्ग इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स, तो तुरंत आपको बोलना चाहिए 10 पावर -7। क्यों? इट्स अ रेसिप्रोकल। जैसे ही 1 जूल इक्वल टू x अर्ग से, तो 1 अर्ग इज इक्वल टू 1/x जूल्स होगा, सो 10 पावर -7 होगा। सो आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन। अगर समझ में आया तो जस्ट रेज योर हैंड्स एंड लेट्स प्रोसीड अहेड। यस, गुड। और कोई? सबको समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड। नोट डाउन। आप वैसे भी फ़ोटो खींच लेते हो, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, 10-15। अब ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हाउ क्वेश्चंस कम ऑन दिस टॉपिक। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, प्रीवियस ईयर्स कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। कभी कभी क्वेश्चंस में कुछ नया सिस्टम वो लोग बनाते हैं, दे मेक अ न्यू काइंड ऑफ सिस्टम एंड आस्क अस टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर। मैं आपको एक क्वेश्चन मॉडल दिखाता हूँ, या फिर डिफिकल्ट वाले से पहले थोड़ा आसान वाला लेते हैं क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन फॉर यू। 1 पास्कल is equal to how many CGS प्रेशर? ये है पहला क्वेश्चन। 1 पास्कल is equal to how many CGS प्रेशर। वैसे ही 1 पहले ये तो करो, 1 पास्कल इज इक्वल टू हाउ मेनी CGS प्रेशर। तो पास्कल किसका यूनिट है? पास्कल SI सिस्टम का यूनिट है। किसके लिए?
Pascal is the unit of pressure. It's the SI system, SI unit of pressure. And CGS pressure is the unit in CGS system. नाम से ही क्लियर है, CGS unit of pressure. और आपको ये भी याद होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और प्रेशर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 L-1 T-2 है. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर. अब आपको x निकालना है, फोर्स अपॉन एरिया. यस करेक्ट, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, m1 L-1 T-2. m1 L-1 T-2 कैसे आया? फोर्स इज m1 L1 T-2 अपॉन एरिया L2. L2 ऊपर गया तो 1 - 2 हो जाएगा, तो m1 L-1 T-2. इस प्रकार से m1 L-1 T-2 आएगा. वेरी गुड. एनी आई थिंक सुमित देवकर. दिस इज सुमित देवतकर और सुमित देवकर. ये नया बच्चा है कि वही पुराना हमारा 12वीं क्लास का सुमित देवतकर है? हमारे 12वीं क्लास में एक देवतकर है, देवतकर. कहीं ये वही तो नहीं है? नाम बदल के आ गया, बेशरम. नाम बदल के आ गया कि ये दूसरा है. सुमित देवकर, यू आर फ्रॉम विच प्लेस? आर यू ब्रदर ऑफ सुमित देवतकर और रिलेटिव? कोई संबंध है आपका सुमित देवतकर के साथ, जो हमारा बायोलॉजी बैच में है, पीसीबी बैच में? एनीवेज, ओके, आप इंडिपेंडेंट आदमी हैं, ठीक है. तो आया आंसर, वेरी गुड. 10 इज बिल्कुल सही. तो कैसे कैलकुलेट करें 10 कैसे कैलकुलेट किया आपने? बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी तक हमने देखा है, m1 L-1 T-2 इज इक्वल टू x इंटू m1 L-1 T-2. CGS सिस्टम में 1 सेकेंड 1 सेंटीमीटर 1 ग्राम, जबकि SI सिस्टम में 1 सेकेंड 100 सेंटीमीटर 1000 ग्राम. तो ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड सब कट गए. सो x इज अ प्योर नंबर. सो 1000 पावर 1 इंटू 100 पावर -1 इज इक्वल टू x, यानी 1000 अपॉन 100 इज इक्वल टू x. 100 कटा, सो x इक्वल टू 10. x इक्वल टू 10 आया सबको? गुड. Somebody else also got it. Very good. So this is how we solve these questions. ऐसे questions simple questions होते हैं, लेकिन questions और थोड़े complex भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही complex हो सकते हैं, क्योंकि CGS, MKS systems, SI systems हमको already पता है, लेकिन अभी एक नया system कुछ डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए हमें conversion factor निकालने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है. तो अभी मैं आपको ऐसा एक मॉडल क्वेश्चन दिखाऊंगा. I'll discuss a question of that type. अब सोचो मैं एक साइंटिस्ट हूं और मैं भी CGPM का मेंबर बन गया, कैसे कैसे करके. और CGPM में मैंने प्रपोज किया, बहुत पुराने सिस्टम है ये सब, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम और SI सिस्टम बहुत पुराने हो चुके हैं. चलो कुछ नया सिस्टम बनाते हैं, नया मैट्रिक सिस्टम बनाएंगे, और मैं उसका नाम दूंगा विद्या सरिता सिस्टम, VS सिस्टम. और इस VS सिस्टम में हम यूनिट्स डिफाइन करेंगे. मास के लिए VS सिस्टम के हिसाब से यूनिट है 1 मिलीमीटर, और लेंथ के लिए VS सिस्टम के हिसाब से यूनिट है 1 किलोमीटर. ठीक है, सॉरी 1 मिलीग्राम एंड 1 किलोमीटर. और टाइम के लिए VS सिस्टम के हिसाब से यूनिट है 1 सेकेंड. इसको ज़्यादा बदलेंगे नहीं, या फिर कहेंगे 10 सेकेंड्स. ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई VS सिस्टम. ये नया एक SI सिस्टम का बड़ा भाई है ये VS सिस्टम, विद्या सरिता सिस्टम.
इसके हिसाब से मास का यूनिट है 1 मिलीग्राम, लेंथ का यूनिट है 1 किलोमीटर, टाइम का यूनिट है 10 सेकंड। आपको ये मेट्रिक सिस्टम समझ में आया? मैं अपना नया मेट्रिक सिस्टम डिफाइन किया। जैसे सीजीएस सिस्टम में 1 सेंटीमीटर, 1 ग्राम और 1 सेकंड होता है यूनिट, वैसे ही मैं अपना सिस्टम डिफाइन किया, विद्या सरिता सिस्टम। और इस सिस्टम में मैं कहता हूं कि मास के लिए 1 मिलीग्राम, लेंथ के लिए 1 किलोमीटर और टाइम के लिए 10 सेकंड्स। कितने लोग को ये बात समझ में आया? हाथ उठाओ। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। समझ में आया? वेरी गुड वेरी गुड, आया समझ में सबको। अब इस सिस्टम में, और मेरे पास ऑलरेडी एसआई सिस्टम तो है ही। एसआई सिस्टम में आपको पता है मास, लेंथ और टाइम के लिए 1 सेकेंड, 1 मीटर एंड 1 किलोग्राम होता है। अब मेरा क्वेश्चन है 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी वीएस फोर्स यूनिट्स? 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी वीएस फोर्स यूनिट्स? यानी मैंने कभी कुछ नाम डिफाइन नहीं किया है, नाम चाहो तो डिफाइन कर सकते हैं, आपका कोई नाम दे सकते हैं यहाँ पे, वैसे रहने दो। या फिर 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी, क्या नाम दे? वो न्यूटन है तो ये आइंस्टाइन है। हाउ मेनी आइंस्टाइन्स? कोई निकाल सकता है एक्स का वैल्यू? मेरे सिस्टम में फोर्स का यूनिट आइंस्टाइन है, ठीक है? तो एक्स निकालना है आपको। कैलकुलेट करिए फटाफट और बताइए कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया। दिस क्वेश्चन इज लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन, लेकिन आंसर बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। आंसर निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल वही फॉलो करना है जो अभी तक सीखते हैं, तो आसान पड़ेगा आपको। 20 seconds. Your time starts now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 and half, 19 3/4, 19.75, 19.80, 19.90, 19.91। आंसर दो यार कोई। somebody give me the आंसर। लगता है सब कंफ्यूजन में गिर गए। चलिए मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा। आंसर 10 आया परिमल शेरेकर को। लेट्स चेक। अभी अभी क्वेश्चन फ्रेश बनाया, मुझे भी पता नहीं इसका आंसर। चेक करते हैं। m1 L1 t-2 इज इक्वल टू x इंटू m1 L1 t-2। वाई m1 L1 t-2 फोर्स है ना, फोर्स का ऐसा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 t-2 होता है। इसको रट्टा ही मार लो, जस्ट मग इट अप, क्योंकि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला 1000 बार आएगा, 1000 बार, एटलीस्ट 1000 टाइम्स। सो यू हैव टू मग इट अप। तो यहाँ पे अभी लिखते हैं यूनिट्स। ये एसआई सिस्टम है तो 1 kg, 1 मीटर एंड 1 सेकेंड। और ये है मेरा विद्या सरिता सिस्टम, और यहाँ पे मास के लिए 1 मिलीग्राम और लेंथ के लिए 1 किलोमीटर और टाइम के लिए 1 सेकेंड। नहीं 1 सेकेंड नहीं, 10 सेकेंड्स। अब देखिए ये केजी है, ये मिलीग्राम है, ये मीटर है, ये किलोमीटर है। तो मुझे पहले इसको नॉर्मल करना है। कैसे नॉर्मल किया जाए? 1 केजी में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, और हर ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। am I right? हर ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, यानी 1 केजी में 10 लाख मिलीग्राम होते हैं। 10 लाख को मैं सीधा 10 पावर 6 लिखता हूँ।
और 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? सॉरी, 1 मीटर को 1 मीटर रहने दो, 1 सेकेंड को 1 सेकेंड रहने दो, और यहाँ लिखो x इंटू 1 मिलीग्राम, 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख दो, इंटू 10 सेकेंड्स पावर -2। क्लियर? तो इसको सॉल्व करते हैं। तो मिलीग्राम मीटर सेकेंड, मिलीग्राम मीटर सेकेंड, सारे यूनिट्स कट गए, जो भी बचा अभी नंबर बचेगा 10 पावर 6 पावर 1, तो 10 पावर 6 ही है, इंटू 1 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू x इंटू 1 इंटू 1000 इंटू 10 पावर -2 यानी 1/100। तो यहाँ पे ये 2 0 कटे तो 1 0 कटा, ये 1 कटा तो 10 पावर 5, सो x इक्वल टू 10 पावर 5। सो आई गेट द सेम आंसर, मुझे आता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 आइंस्टाइन्स। टेन पावर 5 आइंस्टाइन्स। आया समझ में? 10 गलत था, 10 पावर 4 भी गलत है, चेक कीजिए, मेरा कोई गलती तो नहीं है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। You can even cross check mine if it is anywhere wrong. 1 kg has 10 power 6 milligrams. कैसे? देखिए 1 kg is equal to 10 power 3 grams and 1 gram is equal to 10 power 3 milligrams. 1 gram has 100 centigrams and 1 centigram has 10 milligrams. So 1 gram is equal to 10 power 3 milligrams. जब इसको मैं इसमें डालूंगा तो 10 power 3 into 10 power 3 becomes 10 power 6. तो 1 kg is equal to 10 power 6 milligrams. हाँ ना? 1 लाख नहीं है, 10 लाख है, 10 लाख। यशराज कदम, just cross check, it's not, oh you are giving me the final answer, okay, sorry. So x equal to 10 power 5. So this is how we get the answer. Yes, Swapnil Kilje, any doubts? You are getting some other answer, please cross check. Parimal got it right. Yes. Anyone else? Can you please explain time conversion? 10 seconds. See, time के लिए SI system में 1 second is the unit. In my system I have taken 10 seconds as the unit. या फिर 1 minute ले लेता, या फिर 1 hour ले लेता। मैं 1 मिनट क्यों नहीं लिया? क्योंकि कैलकुलेशन बहुत गंदा हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट कंटेन 60 सेकेंड्स, कन्वर्जन में 60 पावर -2 बहुत गंदा आंसर आएगा, इसलिए मैंने इसको 10 रखा आसान बनाने के लिए क्वेश्चन। हाँ, 10 सेकेंड्स क्यों? हो सकता है 10 सेकेंड्स को कुछ कहेंगे, आई वॉन्ट टू से दैट एवरीथिंग इज राइट। ओह, इज इट? फाइन। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन टाइम कन्वर्जन? यज्ञेश, डिड यू गेट इट व्हाट आई एम सेइंग? 10 सेकेंड्स मेरा सिस्टम है ये, बस। क्यों? क्या मेरा सिस्टम है? तू कौन होता है मुझे पूछने वाला? मैं बनाया मेरा सिस्टम। वन मोर न्यू सिस्टम, करेक्ट, इट्स अ न्यू सिस्टम। आया समझ में? सो कन्वर्जन फैक्टर पे इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, काफी घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। Coming to the third one, third use of dimensional formulas. Third use of dimensional formula is deducing the relationship between physical quantities. Deducing the relationship between physical quantities. ये है थर्ड यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूलास, डिड्यूसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। क्या मतलब होता है डिड्यूसिंग द रिलेशनशिप? फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप करना, एक प्यार, एक संबंध बनाना, उसको कहते हैं डिड्यूसिंग द रिलेशनशिप। एक एग्जांपल देता हूं और आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट आप सब देखते हैं। एक सिंपल पेंडुलम को जब हम थोड़ा सा खींचते हैं और छोड़ते हैं तो वो ऑसिलेट करना चालू करता है, करेक्ट? वो ऑसिलेट करना चालू करता है इस प्रकार से। तो
जब इस प्रकार से ऑसिलेट करना चालू करता है, से द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज L, द मास ऑफ द बॉब इज M, and the acceleration due to gravity because of earth is G, and let T is the time period of the simple pendulum. Time period of simple pendulum. G is acceleration due to gravity. Mass, M is mass, and L is the length, mass of bob, and length of pendulum. This is the effective length of pendulum, L. तो मैं साइंटिस्ट हूँ, मुझे पता नहीं टाइम पीरियड का इन सब के साथ क्या रिलेशन है, ये मुझे नहीं पता, तो मुझे अभी रिलेशनशिप डेवलप करना है। सोचिए, न्यूटन ने ग्रेविटेशन का फॉर्मूला निकाला, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। उसको पता नहीं था पहले ये फॉर्मूला के बारे में कुछ, वो थोड़ी एनसीईआरटी बुक पढ़ के ये फॉर्मूला सीखा, उसने इस फॉर्मूला को डेवलप किया, बनाया इस फॉर्मूला को। उसी तरह से मुझे अभी एक फॉर्मूला बनाना है टाइम पीरियड का, इन सबके ऊपर डिपेंडेंसी कैसा संबंध है ये मुझे जानना है। तो कैसे जानूंगा, यानी आज तक टाइम पीरियड का, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का कोई फॉर्मूला किसी को भी नहीं पता, ऐसे मान के चलो, और मैं पहला साइंटिस्ट हूं जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, और मैं गेस मार रहा हूं कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो शायद बॉब के मास पे निर्भर होगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे निर्भर होगा, और पेंडुलम के लेंथ पे निर्भर होगा, और कितना पावर्स में निर्भर होगा ये मुझे नहीं पता, तो मैं ले लूंगा A, B और C। देखिए, आपको जैसे मैं दिखा रहा था, फोर्स इज इक्वल टू m1 L1 T-2, यानी फोर्स का मास के ऊपर डिपेंडेंसी पावर 1 है, लेंथ के ऊपर डिपेंडेंसी पावर 1 है, टाइम के ऊपर डिपेंडेंसी -2 है। ये काफी आसान था। अभी वैसे ही टाइम पीरियड का मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और लेंथ के ऊपर डिपेंडेंसी, मुझे पावर क्या है पता नहीं, तो मैं कुछ वेरिएबल ले लिया A, B और C। लेट A, B, C बी अननोन कॉन्स्टेंट्स। मान के चलो कि ये कॉन्स्टेंट्स हैं, क्लियर, ये अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं। अब मुझे A, B, C निकालना है। कैसे निकालूं A, B, C? Using dimensional formulas, reducing the relationship between physical quantities using dimensional formulas. Dimensional formula यूज करके ये निकालेंगे। यहां तक अगर समझ में आया तो प्लीज से yes, I'll proceed from here. Yes, सबको समझ में आया, गुड। अब ये कैसे करें, यहां से मैं आगे कैसे बढ़ूं? वेरी सिंपल। अब मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेंथ और टाइम, इन सब का फंडामेंटल, सॉरी नॉट फंडामेंटल, डायमेंशनल फॉर्मूलास लिखेंगे, ठीक है। और डायमेंशनल फॉर्मूलास लिखकर LHS को RHS के साथ हम कंपेयर करेंगे, उससे हमें ABC के वैल्यू शायद पता लग जाएंगे। देखिए क्या करता हूं मैं। सबसे पहले लेट अस एज्यूम दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो, लेट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अब सबको पता है प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट घुसाते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, करेक्ट। force was found directly dependent on mass and acceleration and finally they got it F equal to ma, और वो जो कांस्टेंट था k का वैल्यू वो लोग 1 लिए, है ना। काइनेटिक एनर्जी was dependent on mv square and later on they found that it is half, later on they found that the constant is half। बिल्कुल वैसे ही मान के चलो कि मुझे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अभी लिखना है, तो मैं लिख दूंगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को k, और मैं k को क्या मान लिया, k को मैंने मान लिया डायमेंशनलेस कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट का कोई
ये कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या होगा, m0 l0 t0, कुछ भी, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, डायमेंशनल कांस्टेंट। तो k t इक्वल टू k मास m पावर a g पावर b एंड l पावर c। लेट मी राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम। टाइम होता है m0 l0 t पावर 1 और k पे ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, m पावर 1 l पावर 0 t पावर 0 पावर m पावर 0 l पावर 1 t पावर 0 पावर c। ये स्टेटमेंट समझ में आया? मैं LHS और RHS के डायमेंशनल फॉर्मूलाज को कंपेयर कर रहा हूँ। आई एम कंपेयरिंग द डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ LHS एंड RHS। मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और लेंथ के डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया। अब दोनों को मैं इक्वेट कर दिया। आप लोग सोच रहे होंगे k कहाँ गायब हो गया? अरे k को जैसे मैंने डिफाइन किया डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, k को मैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट मान लिया। वो कोई नंबर है, कोई वैल्यू है, इसलिए उसका डायमेंशन कुछ नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट राइट इट्स डायमेंशन। गॉट इट? यस यस यस। ब्राइटनेस ठीक हो गया, अभी सब लोग को दिखेगा? प्लीज चेक इट। Manasvi, are you able to see now? Yes. तो यहाँ तक सबको समझ में आया? Till here everyone understood? ये दो स्टेप क्लियर हैं कि एक और बार एक्सप्लेन करूं? Yes, you should write it, आर्यन। लिखना है, सबको लिखना है। और क्या मैं टाइम पास थोड़ी कर रहा हूँ इधर, आपको लिखना है, अपने अपने नोटबुक्स में लिखना है, या फिर वीडियो बाद में फिर से रीटेक, फिर से देखकर आप लिख सकते हैं। ओके, रिपीट। देखिए, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं डिड्यूसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग डायमेंशनल फार्मूला। ये डायमेंशनल फार्मूलाज का तीसरा यूज है। दिस इज द थर्ड यूज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। तो फॉर एग्जाम्पल सोचो, एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला मुझे बनाना है। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मेरा नाम डॉक्टर सुब्रमण्यम है, मैं साइंटिस्ट हूँ और मुझे ये टास्क दिया गया है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाने के लिए। तो मैं कैसे बनाऊंगा फॉर्मूला? तो मैं क्या करूंगा, पहले सिंपल पेंडुलम के अलग अलग पैरामीटर्स को डिफाइन करूंगा। लेट m बी द मास ऑफ द बॉब। बॉब आप लोग को सिंपल पेंडुलम देखा है ना? सिंपल पेंडुलम जो टिंग 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 झूलता रहता है। सिंपल पेंडुलम तो सबको पता होगा, देखा ही है, करेक्ट। तो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एक धागा होता है और धागा के एंड में एक बॉब होता है और बॉब झूलता रहता है। तो बॉब का मास को m बोलूँगा, धागे का लेंथ को l कहूँगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसके वजह से झूल रहा है उसको g कहूँगा, और फिर मुझे पता है ये जो टाइम पीरियड है ये इन तीनों पे निर्भर है। तो मैं m पावर a, g पावर b, l पावर c, a b c का वैल्यू निकालना मेरा काम है। मैं साइंटिस्ट हूँ, मेरा काम है a b और c का वैल्यू निकालना। अगर a b c का फॉर्मूला वैल्यूज पता चल जाएंगे तो मुझे फॉर्मूला आ जाएगा। सो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए मैंने एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जोड़ा और मैंने मान लिया कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसलिए उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। और फिर मैं सारे डायमेंशनल फॉर्मूलास लिख लिया। देखिए, कोई भी रिलेशनशिप डेवलप करने से पहले, जैसे हम पहला यूज में पढ़े हैं, इट शुड बी डायमेंशनली करेक्ट, यानी एनी टर्म सेपरेटेड बाय प्लस माइनस एंड इक्वल टू, दे मस्ट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला और RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अगर LHS में टाइम है तो RHS को पूरा सॉल्व करने पर टाइम ही आना चाहिए। टाइम को टाइम के साथ इक्वेट किया जा सकता है, लड्डू को लड्डू के साथ इक्वेट किया जा सकता है, गुलाब जामुन को गुलाब जामुन के साथ इक्वेट किया जाता है, पूरी को पूरी के साथ इक्वेट किया जा सकता है, चपाती को चपाती के साथ, भाकरी को भाकरी के साथ। अब टाइम को और किसी के साथ इक्वेट नहीं कर सकते, टाइम को टाइम के साथ इक्वेट करना है। यानी इस पूरे को सॉल्व करने पर आपको टाइम ही आना चाहिए। यू हैव टू गेट टाइम। सो दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग, दैट इज माई कॉन्सेप्ट। और यहां से मैं आगे बढ़ूंगा सॉल्व करने के लिए।
आपने अगर नोट कर लिया तो मैं ऊपर का हिस्सा रब करूंगा. आई विल रब द अपर पोर्शन. Just see, I'm rubbing the upper portion. So m0 L0 t power 1 is equal to, देखिए ब्रैकेट के ऊपर पावर है तो वो अंदर सबको जाता है, तो ये बन जाएगा m पावर a L पावर 0 into a is 0, t पावर 0 into a is 0 into m power 0 into b is 0, L power 1 into b is b, t power minus 2 into b is minus 2b. फिर से m power 0, L power c, t power 0. तो on opening the brackets I get m0 L0 t1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे भी मास है, मास है, मास है, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आता है मास इंटू ए प्लस 0 प्लस 0, एल 0 प्लस बी प्लस सी, टी 0 माइनस 2b प्लस 0. सो फाइनली आई एम गेटिंग m0 L0 t1 इज इक्वल टू m पावर a L पावर b प्लस c t पावर माइनस 2b. देखिए एक रिलेशनशिप आ गया, m0 L0 t1 m a L b प्लस c t माइनस 2b. अब a must be equal to 0, b plus c must be equal to 0, minus 2b must be equal to 1. Why it should be equal to? Because ये टाइम है तो ये इसको भी टाइम ही होना पड़ेगा, यानी पावर्स सेम होना पड़ेगा. तो फ्रॉम दिस आई कैन राइट डाउन a इज इक्वल टू 0. देखिए आ गया, b प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 2b इज इक्वल टू 1. सो इफ माइनस 2b इज इक्वल टू 1, देखिए मुझे 3 इक्वेशन आए. I got 3 equations and we have 3 variables a, b and c. 3 variables और 3 equations. Can we solve it or not? आप लोग 10th क्लास में लीनियर इक्वेशंस में पढ़े हैं. 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन चाहिए होता है. 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल हैं तो 3 इक्वेशन चाहिए होता है. तो हमारे पास अभी 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स हैं, तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं. मानते हैं कि नहीं? कितने लोग मानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट? डाउट है क्या? यस 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 यस, थैंक यू. तो इफ माइनस 2b इज 1, सो b इज इक्वल टू माइनस हाफ. इफ b इज इक्वल टू माइनस हाफ एंड b प्लस c इज इक्वल टू 0, आई कैन राइट c इज इक्वल टू माइनस ऑफ b दैट इज प्लस हाफ एंड a इज इक्वल टू ऑलरेडी 0 नोन. तो a इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू माइनस हाफ एंड c इज इक्वल टू प्लस हाफ. So if b is equal to minus half, c is equal to plus half, a equal to 1. So time period is equal to k m power a that is 0, g power b that is minus half and L power c that is plus half. यानी मास के ऊपर टाइम पीरियड निर्भर नहीं होता है. So time period is equal to L by g, k root L by g. तो k का वैल्यू हम लोग इस मेथड से डिराइव नहीं कर सकते. हमें k का वैल्यू निकलता है यूजिंग, वी गेट द वैल्यू ऑफ k यूजिंग एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट कर करके मैं k का वैल्यू निकाल सकता हूं एक्सपेरिमेंटली. इट इज फाउंड दैट k इज इक्वल टू 2 पाई. k का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है. ये एक ड्रॉबैक है इस मेथड का. डिड्यूसिंग रिलेशनशिप का एक ड्रॉबैक है कि हम डिड्यूसिंग रिलेशनशिप मेथड से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू नहीं निकाल सकते. वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट.
सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई जी। ये बन गया मेरा फॉर्मूला बिटवीन टाइम पीरियड एंड द पैरामीटर्स। देखिए मैं एक रिलेशनशिप डेवलप किया। आई हैव डेवलप्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम विथ लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो मैंने सक्सेसफुली टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव कर दिया। तो मुझे अभी इसके लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। आया समझ में सबको? Got it, good. So Shrishti Munjal has a doubt. So I would request you kindly take out NCERT book. NCERT book में काफ़ी सुंदर रूप से एक्सप्लेन किया गया है। आप ये टॉपिक को एक बार पढ़िए तो आपके छोटे छोटे डाउट्स जो रह गए हैं वो आपको बहुत ही क्लियर कट समझ में आ जाएंगे। नो वरीज, आपको बिल्कुल वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी डाउट है तो अलग से हम डाउट सेशन में आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। आप आपके डाउट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कीजिए, हम ज़रूर उस डाउट्स को आपको सॉल्व करेंगे। आर्यन, यू विल गेट द PDF ऑनलाइन, यू जस्ट सर्च NCERT 11th फर्स्ट बुक, आपको मिल जाएगा। हमसे एक्सपेक्ट करोगे तो लेट हो सकता है, बेटर है आप सीधा सीधा गूगल पे सर्च मारो, डाउनलोड करो, तुरंत आपको NCERT के चारों बुक, 11वीं के 2 बुक, 12वीं के 2 बुक तुरंत मिलेंगे। NCERT मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि आप अभी बिगिनर्स हो, आपको स्पीड पकड़ने में टाइम लगेगा, आपको बेसिक्स आराम से, थोड़ा इनिशियली आराम से चलना पड़ेगा। तो आप NCERT के बुक्स रेफर कीजिए तो आपको अच्छा लगेगा। यस, आई एम गोइंग टू गिव सम क्वेश्चंस ऑन इट। जिस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं मैं आपको अभी दिखाऊंगा 2-3 मॉडल परिमल। इज इट ओके? आप ये समझ गए सबके सब? अगर कोई समझे नहीं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो थ्रू द NCERT बुक, आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि आप 100% नहीं समझे, एटलीस्ट 50-60% तो सबके सब समझे ही होंगे। यस, HC वर्मा के प्रॉब्लम्स भी आप सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको थियरी अगर पढ़ना है तो मैं NCERT रिकमेंड करूँगा थियरी के लिए। थियरी आपको मेरे क्लास में कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप थियरी पढ़ना है तो NCERT से पढ़िए। I follow NCERT at least for the first few chapters, so you can go through NCERT. So successfully we have completed all the uses. So I am going to give some questions on this now. हम लोग इसके ऊपर कुछ questions करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप सबके लिए, पहला क्वेश्चन। तो हम लोग अभी, आप सब अभी साइंटिस्ट हो, आप सबको मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उस क्वेश्चन को लेके सॉल्व करना है यूजिंग डेड्यूसिंग द रिलेशनशिप्स मेथड। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को चूज करना है तो मान के चलिए कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है और उसको k बोलिए, यूज अ लेटर k, और उसका वैल्यू आपको इस मेथड से नहीं मिलेगा, उसका वैल्यू आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स कर करके ही मिलेगा। तो क्वेश्चन फॉर यू, find formula for kinetic energy. If it depends on mass of the object and speed of the object and acceleration of the object. तो आप साइंटिस्ट हो और आपने अभी तक काइनेमेटिक्स पढ़ा नहीं है, आपको पता नहीं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है। अभी
हम लोग इसको डिराइव करेंगे। देखिए कैसे साइंटिस्टों ने डिराइव किया है, आप लोग को देखने को मिल रहा है, यूजिंग डेड्यूसिंग द रिलेशनशिप्स मेथड। ये रिलेशनशिप मेथड यूज करके हम लोग अभी देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो डिराइव करेंगे। कैसे डिराइव करेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने टाइम पीरियड डिराइव किया, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन मास पावर ए, स्पीड पावर बी एंड एक्सेलरेशन पावर सी। ये हमारा पहला स्टेप रहेगा। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे, कोई बता सकते हैं? क्या लिखूं मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए? के लिखेंगे। गुड। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के एम पावर ए, वी पावर बी एंड ए पावर सी। और आप सबको पता है काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 L2 T माइनस 2। m1 L2 T माइनस 2। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 L0 T0। स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला है m0 L1 T माइनस 1। और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला है m0 L1 T माइनस 2। और ए बी सी के वैल्यूज हमें निकालना है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूलाज। के का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं रहेगा क्योंकि वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए मैं लिखूंगा m1 L2 T माइनस 2 दैट इज इक्वल टू मास m1 L0 T0 पावर a, स्पीड m0 L1 T माइनस 1 पावर b एंड एक्सेलरेशन m0 L1 T माइनस 2 पावर c। अब देखो इसको मुझे सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। m1 L2 T माइनस 2 इज इक्वल टू m पावर a प्लस 0 L पावर 0 प्लस b प्लस c, t पावर 0 माइनस b माइनस 2c। सो यहाँ से हम 3 इक्वेशंस डिराइव कर सकते हैं। a का वैल्यू 1, b प्लस c का वैल्यू 2 एंड माइनस b माइनस 2c का वैल्यू माइनस 2। तो मुझे 3 इक्वेशन मिलते हैं। a इज इक्वल टू 1, b प्लस c इज इक्वल टू 2, माइनस b माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 2। तो वेरी सिंपल, माइनस 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 को काट दो, माइनस माइनस माइनस। तो आई हैव 3 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स। इज इट सॉल्वेबल? क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड? आपको ये सॉल्व करने को मिलेगा। सर हाउ पावर b प्लस सी? देखो वन इंटू बी इज बी, 1 इंटू सी इज सी, एल इंटू एल इज बी प्लस सी। यहाँ पे 0 है, a इंटू 0 इज 0। 4th स्टेप नहीं समझा? 1 2 3 4। आई हैव मर्ज्ड 2 स्टेप्स। 2 स्टेप को मैंने मर्ज कर दिया। m पावर a, l पावर 0, t पावर 0, m पावर 0, l पावर b, t पावर माइनस b, m पावर 0, l पावर c, t पावर माइनस 2c। फिर तीनों को कंबाइन कर दो, m पावर a प्लस 0 प्लस 0, सो m पावर a, l पावर 0 प्लस b प्लस c, तो l पावर b प्लस c, t पावर 0, t पावर माइनस b, t पावर माइनस 2c, सो t पावर माइनस b माइनस 2c। गॉट इट? तो दीज आर द 3 इक्वेशंस। अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a b c के वैल्यू निकालना है। तो a का वैल्यू 1 आ चुका है, b प्लस c का वैल्यू 2 है और b प्लस 2c का वैल्यू 2 है। वेरी सिंपल, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 0। क्यों?
कैसे बताया मैं? वेरी सिंपल, b प्लस सी का वैल्यू 2 है और b प्लस 2c का वैल्यू भी 2 है, यानी c एक बढ़ भी गया तो वैल्यू नहीं बढ़ा, यानी c का वैल्यू 0 होना चाहिए। c का वैल्यू 0 होगा तभी ना 2 2 रह गया। देखो b प्लस सी 2 है और b प्लस 2c भी 2 है, यानी c से कोई लेना देना ही नहीं है b का ये RHS को, तो b इज इक्वल टू 2, c इक्वल टू 0। वरना सॉल्व करो बैठ के, आपको वही आंसर आएगा। एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करके सॉल्व करो, आपको यही आंसर्स आएंगे। a is equal to 1, b is equal to 2, c equal to 0. That means kinetic energy is equal to k m power a, that is 1, v power b, that is 2, and acceleration power 0. तो ये है फॉर्मूला, kinetic energy is equal to k mv square. And experimentally we find that k is equal to half, hence kinetic energy is equal to half mv square. देख रहे हैं? तो आप सब बन गए साइंटिस्ट, क्योंकि आपने डिराइव कर लिया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो एराबिट, हम आगे बढ़ते हैं। इस पे और बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, लेकिन आई होप दिस इज एनफ। यू बेटर सर्च क्वेश्चंस ऑन दीज टॉपिक्स in any of the books and solve them. If you get any doubts, please come to me. Please ask me on my WhatsApp, on our Vidya Sarita group. तो drawbacks of this method. Find the relation only if the relation is product type. This is a very big problem. Oh, is it? I'll talk to the technical team. Maybe they didn't approach me till now. Doubts मैं ज़रूर लेता हूँ. Okay? We can find the relation only if the relation is product type. Product type अगर है तो ही हम निकाल सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं निकाल सकते. क्यों? देखो दोनों क्वेश्चनों में हमने देखा है T is equal to 2 pi root over of L by G, यानी इट्स अ डायरेक्ट प्रोडक्ट टाइप या डिवाइडिंग टाइप. और काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ mv स्क्वायर है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. ऐसे फॉर्मूलास हैं तो हम निकाल सकते हैं. लेकिन मैं आपको अगर v इज इक्वल टू u प्लस AT निकालने बोलूँगा तो आप लाख कोशिश कर लो फिर भी आप ये निकाल नहीं सकते. यू कैन नॉट सॉल्व इट. s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर अगर बोलूँगा निकाल के दिखाओ इस फॉर्मूले से, नो, इम्पॉसिबल. यू कैन नॉट डू इट. आप ये निकाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप नहीं, यहाँ पे एडिशन हो रहा है. फॉर्मूले में एडिशन हो रहा है. v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as कभी नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस प्लस प्लस. ऐसे फॉर्मूलास हम इस फॉर्मूला से निकाल नहीं सकते, सिर्फ ऐसे फॉर्मूला से निकाल सकते हैं. तो इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. पहला. दूसरा, ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मेथड. क्लियर? दिस आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द थर्ड यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूलास. ये मेथड यूज करके हाँ, एक और बड़ा सा डिसएडवांटेज है इस मेथड का. इफ the constant, the proportionality constant
has dimension, we can't use this method. हम ये मेथड यूज नहीं कर सकते. कभी कभी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स के भी डायमेंशंस होते हैं. कोई एग्जांपल बता सकते हैं ऐसा कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसका डायमेंशन होता है, जिसका यूनिट होता है? ऐसे कुछ पता है आपको? डू यू नो एनी वन सच प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन एनी ऑफ द फिजिक्स सब्जेक्ट, फिजिक्स टॉपिक्स, जहाँ पे उसका हम डायमेंशन सीखते हैं और उसका एसआई यूनिट सीखते हैं? एनी गेसेस? Perfect. Universal gravitational constant. Capital G. F equal to G m1 m2 by r square. अगर ऐसा क्वेश्चन, ऐसा प्रॉब्लम है, yes, rho, of course it's not a constant as such. So G जैसे अगर constant होंगे तो हम ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते. 1 2 3 देयर आर 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड, और ये तीनों डिसएडवांटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस हैं और आपको याद रखना चाहिए. क्लियर? तो यू कैन ट्राई वन मोर लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड दिस. आपके लिए होमवर्क रहेगा ये. जैसे मैंने आपको बोला, यूजेस कंप्लीट करते करते हमारा टाइम खत्म हो गया. वी कुडंट स्टार्ट विद द साइंटिफिक नोटेशन. तो कल हम क्लास जो है वो साइंटिफिक नोटेशन से ही चालू करेंगे. साइंटिफिक नोटेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, एंड वंस वी कंप्लीट इट वी विल प्रोसीड ऑन टू significant figures, and after completing significant figures and significant figures calculation we will proceed on to errors में जाएंगे. तो एरर्स कंप्लीट होगा तो टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे. प्लीज़ शेयर योर नंबर. मैं आपको मैसेज प्राइवेटली भेजता हूँ. ओके. तो क्वेश्चन इज फाइंड रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड mass, acceleration, height. yes, mass, acceleration and height. हाँ, ड्रॉबैक में एक और ड्रॉबैक आप लिख सकते हैं. लिख सकते हैं, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशंस से ज़्यादा होंगे तो हम ये कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते. इफ़ वी गेट ओनली 2 equations, say we are getting 3 equations and we have 4 variables, so we can never solve it. This is the 4th drawback. ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं. ड्रॉबैक 4, if number of variables greater than number of equations, we can't solve. We can't solve the formula relationship. So this is the question. Try this. It's a homework for you. Find the relation between potential energy and mass, acceleration due to gravity and height. इन तीनों के बीच में आप रिलेशनशिप निकालना है आपको यूजिंग द थर्ड यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला. डायरेक्टली मत लिखिए. U इक्वल टू mgh सबको पता है. आपको यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K मानना होगा. K का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली 1 आता है. ठीक है. सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो आई होप इट्स ऑल क्लियर.